तो आज हमारे पास एक एक बहुत ही दिलचस्प सोर्स है। एक हिंदी हॉरर कहानी, हाँ, एक लोक कथा जैसी लगती है ना? एक वीरान भूत या हवेली के बारे में। बिल्कुल, जिसे वाड़ा कहा गया है। और ये कहानी ये शुरू तो होती है एक खजाने की खोज से, लेकिन लेकिन जैसे जैसे परतें खुलती हैं, ये खजाने से कहीं ज्यादा गहरी और डरावनी हो जाती है। हाँ, तो हमारा मिशन एक तरह से इस कहानी के धागे खोलना है और ये समझना है कि इसके मूल में क्या है। बिल्कुल। क्या ये सिर्फ डराने के लिए लिखी गई एक कहानी है, या फिर ये अपराध, पछतावा और मुक्ति जैसी बड़ी चीजों पर बात कर रही है? सही कहा। और कहानी की शुरुआत ही बहुत बहुत क्लासिक हॉरर अंदाज में होती है। हाँ, चलिए वहीं से शुरू करते हैं। पहला सीन ही पूरा माहौल बना देता है। एक वीरान वाड़ा, सूखे पेड़, बंजर जमीन। और वो कौवों की आवाज। लेखक ने एक परफेक्ट हॉरर टेम्पलेट तैयार किया है। लेकिन ये वाड़ा शब्द, ये सिर्फ एक हवेली या घर से ज्यादा महसूस होता है ना? बिल्कुल। स्रोत में वाड़ा शब्द का इस्तेमाल बहुत सोच समझकर किया गया है। वो क्या है ना, ये महाराष्ट्र और आसपास के इलाकों में एक खास तरह के घर के लिए इस्तेमाल होता है। अच्छा। हाँ, जिसमें एक बड़ा आंगन और कई कमरे होते हैं। और ये अक्सर एक पूरे वंश या घराने का प्रतीक होता है। मतलब ये सिर्फ एक इमारत नहीं है, ये एक विरासत है, एक पहचान है। बिल्कुल। इसीलिए जब ऐसी जगह पर कोई त्रासदी होती है, तो वो उस इमारत की दीवारों में बस जाती है। तो वाड़ा अपने आप में एक किरदार बन जाता है, और कहानी का नायक वहां पहुंचते ही एक अजीब भ्रम का अनुभव करता है। हाँ, उसे कदमों की आहट सुनाई देती है, एक बच्चे का रोना। और फिर कंधे पर एक सड़ा गला हाथ। ये सब असल में होता है, या सिर्फ उसके मन का वहम है? कहानी इस सवाल को शुरू में ही खड़ा कर देती है। ये एक बहुत अच्छी तकनीक है। मतलब सुनने वाले को तुरंत नायक की मानसिक स्थिति पर शक होने लगता है। क्या वो भरोसे के लायक है? हाँ, क्या ये जगह सच में भूतिया है या वो कल्पना कर रहा है? और ठीक इसी उलझन के बीच गोपाल का किरदार आता है। जो इस रहस्य को और भी गहरा कर देता है। बिल्कुल। गोपाल, जो काशी जी का नौकर है, आते ही चेतावनी देता है। कहता है, अच्छा हुआ दरवाजा नहीं खुला, वरना मुझे सिर्फ ये सूटकेस ले जाना पड़ता। और यहीं से कहानी में खजाने का जिक्र आता है। गोपाल बताता है कि वाड़े में खजाना है, पर उसे तोड़ा नहीं जा सकता। और जो भी दरवाजा खटखटाता है, वाड़ा उसे अंदर खींच लेता है। और यहीं पर कहानी का पहला बड़ा ट्विस्ट, या कह सकते हैं कि लालच का कांटा डाला जाता है। खजाना। हाँ, खजाना एक क्लासिक मैकगफिन है। एक ऐसी चीज जो किरदारों को कहानी में आगे बढ़ाती है, लेकिन कहानी का असली मकसद वो नहीं होता। अच्छा। या खजाने का लालच वो इंसानी फितरत को दिखाता है, जो बाद में कहानी के असली थीम यानी मुक्ति के बिल्कुल विपरीत खड़ा होता है। और इसी लालच को आवाज देने के लिए सुखी का किरदार आता है, हाँ, वो पागल बूढ़ा आदमी। जो नायक पर चिल्लाता है, तुझे भी खजाना चाहिए होगा। पहली नजर में तो वो बस एक पागल लगता है। पर बाद में पता चलता है कि कहानी की चाबी उसी के पास है। ये मैड प्रॉफिट या वाइज फूल जैसा किरदार है ना? बिल्कुल। एक ऐसा किरदार जो समाज की नजरों में तो पागल है, पर असल में सच सिर्फ वही जानता है, क्योंकि वो सामाजिक दायरों से बाहर है। इसलिए वो उस दुनिया को देख सकता है जिसे आम लोग नहीं देख सकते। आत्माओं की दुनिया। हाँ, और उसका पागलपन असल में उसके गहरे दुख और अपराध बोध का नतीजा है। दूसरी तरफ काशी जी हैं, वाड़े के मालिक, जो उस विषय पर बात भी नहीं करना चाहते। हाँ, जब नायक उनसे वाड़े के बारे में पूछता है, तो वो नाराज हो जाते हैं। वो उस सच के रखवाले हैं जिसे वो दफना देना चाहते हैं। सही कहा। काशी जी का गुस्सा उनके अपने दर्द से आता है, शायद उस बेबसी से कि वो अपने परिवार को नहीं बचा पाए। तो हमारे पास तीन मुख्य किरदार हैं। नायक, जो अनजाने में इस जाल में फंस गया है। सुखी, जो सच जानता है पर बता नहीं सकता। और काशी जी, जो सच जानते हैं पर बताना नहीं चाहते। और फिर नायक को वो डरावना सपना आता है। दरवाजा अपने आप खुलता है, और पीछे से आवाज आती है, पीछे मत देखो, मर जाओगे। और फिर वही सड़ा गला हाथ कंधे पर। ये सपना नहीं, बल्कि एक तरह का संदेश लगता है, जैसे वाड़े की आत्माएं उससे संपर्क करने की कोशिश कर रही हों। हाँ, ये एक चेतावनी भी है और एक आमंत्रण भी। और ये सपना तब और ज्यादा डरावना हो जाता है, जब नायक की नींद खुलती है और वो खिड़की के बाहर सुखी को खुद को घूरते हुए देखता है। बिल्कुल। कहानी यहाँ भ्रम और हकीकत के बीच की रेखा को पूरी तरह से मिटा देती है। कहानी का एक और दिलचस्प पहलू है, शर्तें। हाँ, एक रात सुखी नायक को बताता है कि उसे खजाने की सारी शर्तें पता हैं। और पहली शर्त वो बहुत अजीब है। हाँ,
पहली शर्त है, खजाना उसी को मिलेगा जिसमें उसे पाने का मुंह नहीं है, लालच नहीं है। ये तो एक पहेली जैसी है। ये शर्त कहानी को एक आम खजाने की खोज से उठाकर एक एक आध्यात्मिक यात्रा बना देती है। और सबसे मजेदार बात यह है कि नायक अनजाने में इस शर्त को पूरा कर चुका है, कैसे? क्योंकि वो लालच में नहीं बल्कि सिर्फ जिज्ञासा में वाड़े तक गया था। अच्छा। सुखी उसे बताता है कि उसने पहली शर्त पूरी कर दी है क्योंकि उसने एक बार दरवाजा खटखटाया था। जिसका मतलब है कि वाड़े ने उसे चुन लिया है। ये बहुत दिलचस्प है कि एक छोटा सा काम उसे इस पूरी पहेली का हिस्सा बना देता है। बिल्कुल। और इसके बाद नायक के अनुभव और भी तीव्र हो जाते हैं। उसे हर रात बच्चे के रोने की आवाज सुनाई देती है। शरीर पर कुछ रेंगने का एहसास होता है। ये सब उसे मानसिक रूप से तोड़ने की कोशिश है। शायद शायद उसे वाड़े में आने के लिए तैयार किया जा रहा है। फिर कहानी में एक मोड़ आता है, सुखी की मौत। हाँ, उसकी लाश वाड़े के बाहर मिलती है। लेकिन वो मरने से पहले गोपाल के जरिए एक संदेश छोड़ जाता है। साहब से कहना कि उस शाम मैं जहां बैठा था वहीं उनके सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे। सुखी का किरदार यहाँ एक ट्रैजिक हीरो की तरह उभरता है ना? बिल्कुल। वो अपनी जिंदगी में तो मुक्ति नहीं पा सका, लेकिन मरते मरते उसने नायक के लिए रास्ता बना दिया। उसने एक पहेली छोड़ी है। जो नायक को सीधे उस पत्र तक ले जाती है जिसमें बाड़े का असली राज छिपा है। और उस पत्र में साफ लिखा है कि वाड़े में खजाना नहीं बल्कि कोई है जो मुक्ति के लिए तरस रहा है। हाँ, और पीछे वाड़े में दाखिल होने की बाकी शर्तें लिखी हैं। चलिए इन शर्तों को थोड़ा समझते हैं। ये बहुत अजीब है। ये शर्तें, ये किसी खेल के नियम की तरह हैं। ये सिर्फ दरवाजा खोलने के निर्देश नहीं है बल्कि एक तरह की परीक्षाएं हैं। पहली शर्त तो थी एक बार कुंडी बजाना। हाँ, जो एक तरह से आपकी अर्जी है। दूसरी शर्त? 2 बार कुंडी बजाने का मतलब है कि आप अंदर जाने को तैयार हैं और अब वापस नहीं लौट सकते। ये पॉइंट ऑफ नो रिटर्न है। और सबसे अजीब शर्त, 2 बार कुंडी बजाते ही आंखें बंद कर लेनी है। हाँ, उन्हें देख नहीं सकते। उन्हें देखते ही मौत निश्चित है। पर क्यों? अब आंखें बंद करके कोई भूतिया हवेली में कैसे जाएगा? यही इस कहानी का सबसे मजबूत मनोवैज्ञानिक हिस्सा है। आंखें बंद करना प्रतीक है भरोसे का, सरेंडर का। मतलब? ये नायक को अपनी सबसे मजबूत इंद्री से महरूम कर देता है और उसे मजबूर करता है कि वो बाकी इंद्रियों पर ध्यान दे। इससे वो आत्माओं के शारीरिक रूप के खौफ से बच जाता है, लेकिन उनके मनोवैज्ञानिक हमलों के लिए और भी ज्यादा संवेदनशील हो जाता है। बिल्कुल, ये हिम्मत की परीक्षा है, ताकत की नहीं। और चौथी शर्त है भ्रम से बचना। किसी भी पहचानी आवाज का जवाब नहीं देना है, बस चुपचाप एक लकड़ी का बक्सा ढूंढना है। तो नायक इन शर्तों के साथ वाड़े के दरवाजे पर पहुंचता है। और एक बार कुंडी बजाता है, उसे फिर से अपने पीछे किसी की मौजूदगी का एहसास होता है। वही सड़ा गला हाथ कंधे पर। और इस बार ये सपना नहीं है। नहीं, इस बार यह हकीकत है। और डर के मारे वो आंखें बंद करके 2 बार कुंडी बजा देता है। और यहीं से असली मानसिक खेल शुरू होता है। हाँ, उसे तरह तरह की आवाजें सुनाई देती हैं। गोपाल की, एक औरत की, एक बूढ़े की। सब उसे आंखें खोलने या बात करने के लिए उकसाते हैं। ये उसकी इच्छा शक्ति की परीक्षा है। बिल्कुल। आत्माएं नियमों को तोड़ने के लिए उसे उकसा रही हैं। वे परिचित आवाजों का इस्तेमाल कर रही हैं। लेकिन एक आवाज है जो इन सब से अलग है। बच्चे के रोने की आवाज। हाँ, नायक को महसूस होता है कि इस आवाज में दर्द है, एक पुकार है। ये कोई धोखा नहीं है। और यही फर्क करने की उसकी क्षमता उसे सही रास्ते पर ले जाती है। वो समझ जाता है कि उसे डराने वाली आत्माएं अलग हैं और मदद मांगने वाली आत्मा अलग है। वो घंटों तक बंद आंखों से उस बक्से को ढूंढता है और आखिरकार उसे एक तहखाना मिलता है। और तहखाने में उसे लकड़ी का बक्सा मिलता है और बक्से के अंदर कोई सोना चांदी नहीं, बल्कि एक बच्चा, एक नरम मुलायम स्पर्श। खजाना असल में एक खोई हुई मासूम आत्मा है। ये इस कहानी का सबसे खूबसूरत और दिल तोड़ने वाला खुलासा है। बिल्कुल। नायक अपनी आंखें खोलता है और उसकी गोद में एक बच्चा होता है। वो बच्चे को लेकर बाहर निकलता है। डरावनी आत्माएं चीखती हैं पर उसे छू नहीं पाती। शायद इसलिए कि अब वो उस बच्चे का रक्षक है। और बाहर उसे बच्चे की माँ मिलती है, वही सड़े गले चेहरे वाली औरत। जैसे ही नायक बच्चे को उसे सौंपता है, वो एक सुंदर औरत में बदल जाती है। उनका परिवार पूरा हो गया और थोड़ी दूर सुखी की आत्मा खड़ी मुस्कुरा रही है। उसे भी अपनी कर्मी का फल मिल गया, मुक्ति। तीनों आत्माएं सुबह की रोशनी में विलीन हो जाती हैं। बहुत ही शक्तिशाली दृश्य है। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। असली कहानी तो
अब काशी जी बताते हैं। हाँ, जो क्लाइमैक्स हमने वाड़े में देखा, उसका पूरा संदर्भ अब सामने आता है। काशी जी बताते हैं कि सुखी उनका दोस्त था, जिसने उनकी बहन सुमति से गुप्त विवाह किया था। और परिवार के विरोध के बाद सुमति की बच्चे को जन्म देने के बाद मौत हो गई और परिवार ने बच्चे को कहीं छिपा दिया, और धोखे और गुस्से में सुखी ने पूरे वाड़े को आग लगा दी। ये जाने बिना कि उसका अपना बच्चा भी उसी वाड़े में जिंदा छिपाया गया है। ये एक भयानक त्रासदी है। सुखी जो बदला लेने निकला था, अनजाने में अपने ही बच्चे का कातिल बन गया। यही उसके पागलपन की वजह थी। बिल्कुल। वो इसी अपराध बोध के साथ जी रहा था। सुमति की आत्मा अपने बच्चे से मिलने के लिए तड़प रही थी और वाड़े में जलकर मरी बाकी आत्माएं। जो शायद गुस्से में थी, उन्हें मिलने नहीं दे रही थी। नायक ने बस उस बच्चे को उसकी मां तक पहुंचा के उस चक्र को तोड़ा है। काशी जी की अंतिम बात बहुत कुछ कहती है। हाँ, आज पहली बार मुझे वो सुमति दिखाई नहीं दी और तब मुझे एहसास हुआ कि शायद सबको मुक्ति मिल गई है, सिर्फ आत्माओं को ही नहीं। बल्कि काशी जी को भी अपने अतीत के बोझ से थोड़ी शांति मिली। बिल्कुल। अंत में ये कहानी एक हॉरर कहानी के ढांचे का इस्तेमाल करके हमें अपराध बोध, बदला और माफी के बारे में एक बहुत गहरी बात बताती है। असली भूत सिर्फ वाड़े में भटकने वाली आत्माएं नहीं थीं, बल्कि वो यादें और पछतावे भी थे जो सुखी और काशी जी जैसे जिंदा लोगों के मन में बसे हुए थे। तो ये कहानी खजाने के लालच से शुरू होकर आत्मा की मुक्ति पर खत्म होती है। हम्म ये हमें सोचने पर मजबूर करती है कि शायद सबसे डरावनी और भूतिया जगहें पुरानी हवेलियां नहीं, बल्कि हमारे अपने मन के वो कोने होते हैं जहां हम अपने अतीत के अपराध बोध को दफना कर रखते हैं।